नाज़रीन को प्यार भरा सलाम। उम्मीद है कि आप सभी खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन 2023 के आम इंतखाबात अब बड़े पैमाने पर जोर शोर पकड़ चुके हैं और तेलंगाना रियासत 9.5 साल हो चुकी है यहां पर कायम हो चुकी है और इस बार 2023 में बड़ा ही कांटे का टक्कर नजर आ रहा है, क्योंकि 9.5 साल की एक तरफा हुकूमत है कि जिस तरीके से टीआरएस से बीआरएस बनने वाली हुकूमत जो आज बरसख्तदार रही और तेलंगाना के अंदर तरक्याती काम किए हैं। अब दूसरी तरफ अगर देखें तो गुज़िश्ता 50 से 60 साल हुकूमत करने वाली कांग्रेस भी अब यहां पर एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। अगर देखा जाए, अगर 50 से 60 साल अगर आप हुकूमत करते हैं, फिर उसके बाद आपको नाकामी मिलती है, फिर एक बार यहां कामयाबी हासिल करने के लिए आप जो कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके अंदर खामी की वजह से आप गुज़िश्ता में फेल हुए हैं। तो अब इस बार तेलंगाना में फिर दोबारा या फिर कार चलेगी या फिर हाथ को लोग हाथ देंगे। तो इन तमाम हालात का जायजा लेने के लिए हमारा उर्दू मीडिया फेडरेशन तमाम आला सीनियर ओहदेदारों से भी मुलाकात का सिलसिला जारी रखा हुआ है और आज भी खास मुलाकात के जरिए तेलंगाना जिस तरीके से नंबर 1 कहा जा रहा है और तेलंगाना को जिस तरीके से नुमाया मकाम हासिल हो रहा है, उसके तेलंगाना के वज़ीर दाखिला जनाब मोहम्मद महमूद अली साहब आज हमारे साथ खास मुलाकात प्रोग्राम में है। मैं उनका आज के खास मुलाकात प्रोग्राम में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें कीमती वक्त दिया ताकि हम आज के अहम मुद्दों पर आपसे बात कर सकें। तो चलिए, सबसे पहले मैं हमारे वज़ीर दाखिला जनाब मोहम्मद महमूद अली साहब से मुबारकबादी के साथ ये अपनी बात का आगाज करूंगा कि आपको वज़ीर दाखिला से कबल नायब वज़ीर आला का ओहदा दिया गया। तो मैं सबसे पहले आपकी सियासी मैदान से इस बात को शुरू करूंगा। जनाब मोहम्मद महमूद अली साहब, आपसे सबसे पहले ये सवाल है कि आपका जो सियासी कैरियर है, यानी आप तेलंगाना के बनने के बाद लोगों के दरमियान आए हैं, तो इससे कबल आपका सियासी मैदान से क्या ताल्लुक है? अब्दुल्ला साहब, सबसे पहले आपके नाज़रीन को मेरा आदाब अर्ज करना चाहता हूँ। और दूसरी बात, आपने जो सवाल किया, मैं पहले किसी पार्टी में नहीं था। 2001 में तेलंगाना पार्टी कायम हुई, उससे पहले केसीआर साहब ने अपने ओहदे को इस्तीफा दिया था। वो मिनिस्टर थे, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, डिप्टी स्पीकर थे। वो फिर से तेलंगाना तहरीक शुरू करने की बात की थी। मैंने अखबार में पढ़ा, मैं खुद जाके केसीआर साहब से मिला और कहा कि मैं भी तेलंगाना चाहता हूं क्योंकि तेलंगाना अवाम के साथ बड़ी नाइंसाफी है जी। तो केसीआर साहब ने कहा, आइए महमूद भाई, आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए। मैं जुड़ गया उनके साथ। कुछ दिन के बाद पार्टी का क़याम अमल में आया। जब से सीएम साहब के साथ हूं और सीएम तेलंगाना तहरीक में उनके साथ जुड़ा रहा। तेलंगाना हासिल हुआ 14 साल की जद्दोजहद के बाद और केसीआर साहब ने मुझे पहली बार डिप्टी चीफ मिनिस्टर का ओहदा दिया, रेवेन्यू मिनिस्टर दी, और फिर सेकंड टाइम में होम मिनिस्टर का ओहदा दिया। मैं सीएम साहब का शुक्रिया अदा करता हूं और मैंने अपने फराइज अंजाम देने में कोई कोताही नहीं की है। हमेशा पार्टी की लॉयल्टी में रहता हूं और मुझे फख्र है। लीडर तो बहुत होते हैं दुनिया में, बहुत से लोग बड़े बड़े ओहदों पे जाते हैं। मेरे हिसाब से हिंदुस्तान में नंबर 1 कोई लीडर है, सेकुलर लीडर है और मुसलमानों को चाहने वाला कोई लीडर है तो वो केसीआर साहब। केसीआर साहब यकीनन पॉलिटिक्स में बहुत से सीनियर है, मगर उन्होंने हमेशा एक बात कहा करते हैं, जो भी लोग पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं आइए, जरूर वेलकम, मगर उनको 2 लोगों से बड़ी मोहब्बत होना चाहिए। 2 बातों में बताते हो, एक तो अपने वतन से मोहब्बत होना चाहिए, दूसरी वतन में बसने वालों के साथ मोहब्बत होना चाहिए। बराबर। दुनिया आज के जमाने में लोग सियासत का इस्तेमाल कर रहे हैं, मजहब की बुनियाद पर कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों की तरक्की रुकी है, मुल्क की तरक्की रुकी है। मगर केसीआर साहब सारे कौमों को एक साथ देखते हैं। पुराने लोग कहा करते थे, निजाम हमेशा कभी कभी कहा करते थे, हिंदू और मुसलमान मेरे 2 आंख है जी। मैं समझता हूं उसी के नुक्ते नजर से आज बादशाह तो बादशाह होते हैं, चीफ मिनिस्टर भी बादशाह से कम नहीं होते। अक्सर आपका एक मशहूर कलाम और एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि नंबर 1 तेलंगाना के केसीआर नंबर 1। तो किस वजह है कि क्या इनकी नजर में वाकई जो इस तरह से आप कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान को वो 2 नजरिया नहीं बल्कि एक नजर समझते हैं, तो इसकी वजह से आप नंबर 1 का मकाम दे रहे हैं? अब्दुल्ला साहब, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप एक अच्छे साथी है, स्मार्ट आदमी है, आप बताइए 2014 से पहले फिसादात क्यों नहीं रुके? जी, बड़ा सवाल। हिंदुस्तान तो 1947 में आजाद हुआ, 1948 में इस तेलंगाना स्टेट को इंडिया में दम किया गया। जब से लेकर 2014 तक जी फिसाद रुका क्या? बताइए आप, किसी के दौर में रुका क्या? वो तेलुगु देशम 18 साल हुकूमत की, ये बड़ी अहम बात है।
कांग्रेस 50 साल हुकूमत की। तेलंगाना स्टेट इतनी पुरअमन है, हैदराबाद खास तौर से। आप देखिए रात का टाइम ऐसा होता था, कुछ गलियां थे आप भी जानते हैं, कुछ लोग मुसलमान भाई नहीं जाते थे, कोई गलियों में हिंदू भाई नहीं आते थे रात का टाइम। और हमारे आज के टाइम पे देखिए बुर्खापोश खवातीन रात के 1 बजे 2 बजे भी वो गलियों में से आसानी से गुजरते हैं। ये बात सही। और किसी किस्म का डर खौफ नहीं है। आज ये डर खौफ निकालने वाला कोई लीडर तो केसीआर साहब जी। जिस तरीके से चलिए, बहुत ये बात अहम है कि 2014 के बाद से अब तक कोई फिसादात नहीं हुए, ये तो हम भी मानते हैं, क्योंकि जब कोई रियासत के अंदर कोई हिंदू मुस्लिम का जब फिसाद छिड़ता है तो अमीर रह ही जाते हैं, उनकी और भी मजीद तरक्की चलती है, लेकिन एक गरीब अफराद, एक शख्स के ऊपर बहुत बड़ा इसका वजन पड़ता है। 6 माह वो पीछे हो जाता है, 1 साल पीछे हो जाता है। यहाँ केसीआर साहब के लिए ये बात वाकई बहुत अच्छी है कि इन्होंने यहाँ पर अपना जो वायलेंस होने वाले वाकयात है, कर्फ्यू वगैरह जैसे मामलात को बहुत ही अच्छा रखा। अब आपको लेकर एक सवाल करते हैं, जब से आपको होम मिनिस्ट्री का भी एक ओहदा दिया गया, और बड़ी अच्छी बात है कि केसीआर साहब कैबिनेट में एक मुसलमान को एक अच्छे ओहदे पर फायज किया, तो क्या जब से आपको होम मिनिस्ट्री का जो ओहदा दिया गया तब से आपने मुसलमानों का क्या फायदा किया? देखिए साहब, इसमें हिंदू और मुसलमान नहीं होते लैंड ऑर्डर में। जी, लैंड ऑर्डर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर बिला मजहब मिल्लत इंसाफ देना पड़ता है। जी, मैंने मुकम्मल इंसाफ दिया है, मुसलमान हो हिंदू हो। जी, ये जब भी जो लोग मेरे पास आते हैं, मेरे को जितना मुसलमान चाहते हैं उतना हिंदू भी चाहते हैं। जी, आप कभी भी बाहर सर्वे कर लीजिए, आप तो जर्नलिस्ट है, मेरे घर के दरवाजे खट पर कोई भी आ जाता है, 100% उसके साथ इंसाफ करता। मैंने कई बार हमारे डीजी और कमिश्नर से किसी इंसाफ के मामले में कोताही की हुई तो मैंने कहा कि मैं 1 मिनट में इस्तीफा दे दूंगा, क्योंकि मुझे जो सीट दी गई है ये इंसाफ की सीट दी गई। मेरा काम है इंसाफ दिलाना। जो मासूम लोग आते हैं, मजलूम लोग आते हैं, उनकी मदद करना मेरा फर्ज है। मैंने पूरा 5 साल के अंदर मुकम्मल तरीके से केसीआर साहब ने मुझे जो ओहदा दिया गया उसे इंसाफ के लिए इस्तेमाल किया, और केसीआर साहब के जो तवक्कुआत थे अमन के, उसे पूरा का पूरा करने की कोशिश की। और ये डेफिनेट आज तेलंगाना स्टेट यकीनन इंडिया में नंबर 1 स्टेट है अमन के लिए। मैं नहीं कह रहा हूं, आप जाके पूरे जो अदर स्टेट के लोग जो मेरे पास आते हैं, जब घूमने के बाद मुझसे मिलते हैं, मिलके कहते हैं कि होम मिनिस्टर साहब हम आके यहाँ 4 दिन हुआ है, गुजरात से कुछ लोग आए थे परसों, वो कह रहे थे कि हम देखने के बाद बड़ा ताजुब हुआ, हम शमशाबाद जा रहे थे तो लोग मोटरसाइकिल पे अपने बीवी को बिठाकर आ रहे थे, उसके गले में 10 तोले 15 तोले सोना था। अरे हमारे पास तो हाथ में अंगूठी बेच के औरत बाहर नहीं जा सकती रात का टाइम। गुजरात के इलाके में, हाँ, जहां पर हमारे प्राइम मिनिस्टर का इलाका है, तो उन लोगों ने कहा कि यहाँ पर इतना अमन है, तो डेफिनेट पूरे हिंदुस्तान में सबसे कहीं अमन है तो हमारे स्टेट के अंदर है, क्योंकि हमारे सीएम साहब बहुत स्ट्रिक्ट है। लेकिन मेरा जो सवाल इसके अंदर ये था, मुसलमान यानी आपको जो पर्टिकुलरली एक मुसलमान होने के नाते ये ओहदा दिया गया, तो इसमें एक सवाल ये बनता है कि बहुत सारे मुसलमान भी आपकी एक सूरत होने की वजह से अपने अपने यानी ओहदे हासिल करने के लिए आपके सामने बिल पेश किए, यानी रिप्रेजेंट हुए, दरखास्तें दी कि ताकि वो भी पुलिस के महकमे में शामिल हो सके। लेकिन कई मरतबा ऐसा सुनने में आया कि बहुत सारे मुसलमानों को पुलिस के महकमे में दाखिला नहीं दिया गया। ऐसा रहता ये नहीं है कि होम मिनिस्टर के हाथ में नहीं रहता कि किसको भी मुलाजिमत दी जाए। जी, हमारे पास बाज़ाब्ता मुलाजिमत के लिए एक कमीशन बैठा रहता है। जी, तो एग्जाम्स लेते हैं, उसके लिए अच्छे तरीके से आप एग्जाम जो पास करते हैं, जैसा पुलिस में परसों 17,000 लोगों का अपॉइंट किया गया, उसके लिए रिक्रूटमेंट बोर्ड है हमारे पास। उसने जो क्वेश्चन दिया उसके बाद आंसर देने के बाद उसकी ट्रेनिंग के अंदर सक्सेस होते हैं। उनकी हाइट होना चाहिए, उनकी पर्सनैलिटी होना चाहिए, उनकी नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद वो उनको जॉब दिया जाता है। जॉब मेरे हाथ में नहीं रहता। अगर कोई मुसलमान आ गया कि मुझे पुलिस में जॉब दिया जाए, ये नामुमकिन है। कोई हिंदू भी अगर होम मिनिस्टर होता वो भी नहीं दे सकता। तेलंगाना स्टेट बनने के बाद सीएम साहब ने जिस तरह रूल्स पास किए, जिस तरह सिस्टमेटिक काम कर रहे हैं, उसमें कोई रिकमेंडेशन नहीं रहा। हाँ, मुसलमान आते हैं मेरे पास, डेफिनेट आते हैं, मैं बहुत काम करता हूँ। मुसलमान का कोई भी मुस्लिम तकलीफ में आता है मेरे पास, जब आता है तो ओपनली उनके लिए काम करता हूँ, इसलिए कि मैं एक ही होम मिनिस्टर हूँ, एक ही मुस्लिम मिनिस्टर हूँ। हमारे अलावा और कई हिंदू मिनिस्टर्स है जहां पर हिंदू सिख दूसरे भाई जा सकते हैं। मेरे पास जो अकलियतें आते हैं, तो अकलियतों का मैं सभी का मिनिस्टर हूँ और उनकी तकलीफ दूर करने की पूरी कोशिश करता हूँ। जी, जिस तरीके से आप वजारत दाखिला यानी होम मिनिस्टर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। स्टेट को अगर पुरअमन रखना है तो होम मिनिस्टर के हाथ में होता है। तो यहां अक्सर ऐसा होता है कि आपने एक फ्रेंडली पुलिस का नाम दिया, और फ्रेंडली पुलिस में अक्सर ऐसे शिकायतें मौसूल आप तक भी हुई
और जो कई मरतबे मीडिया के अंदर भी वो शिकायतों को ले किया गया, तो वो शिकायतें ये हैं कि थोड़ा सा नजरियात जो है पुलिस के फ्रेंडली पुलिस नहीं है, बल्कि गुंडागर्दी के लिहाज से हो चलती है। इस बार आपसे कई मरतबा तयक्कुन की भी बात आई थी, लेकिन इस मामले पे कई कत्ल गारतगिरी के मामला भी पेश आए। काफी आपने संभाला, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई ऐसी जहनीत वाले अफराद हैं जो पुलिस स्टेशन के अंदर मुसलमानों के साथ, खास तौर पर इसलिए मुसलमान का नाम ले रहा हूं क्योंकि एक आपका वजारत जुड़ा हुआ है, इसीलिए तो उनके ताल्लुक से आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, आपसे जो बात आपके पास आप तक जो आई है, हमारे ऑफिसर्स बहुत अच्छे हैं, पुलिस ऑफिसर्स अच्छे हैं। हो सकता है नीचे लेवल पे कोई कांस्टेबल हो या कोई होमगार्ड हो, किसी के साथ ज्यादती कर ले, मगर ऐसी कोई शिकायत हम पर हम खुद हम लोगों से कहते हैं कि आप अगर नीचे कोई तकलीफ ही तो ऊपर तक आई है जी। और हमारे जो पुलिस डिपार्टमेंट के जो आईपीएस ऑफिसर्स है जी, उनका रवैया बहुत अच्छा होता है। फ्रेंडली पुलिस की जो बात कर रहे हैं जी, पहले की गवर्नमेंट भी कई पुलिस डिपार्टमेंट, मैत्री डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट में मदद देते थे, मगर पुलिस फ्रेंडली होने के बाद साथ ही साथ हमने जितना पीडीएट बुक करके लोगों को, गुंडों को अंदर डाला है, अंदाजा नहीं कर सकते आप इतने लोगों को अंदर डाला है। ऐसा फ्रेंडली किसके साथ है? जो जेंटलमैन उसके साथ फ्रेंडली है। अच्छा, जो रौडी के साथ फ्रेंडली कहा रह सकती बताइए, उन्हें तो सबसे सब सजा देना चाहते हैं। व्हाइट कॉलर वाले के साथ फ्रेंडली, डेफिनेट व्हाइट कॉलर के साथ है। जो आदमी व्हाइट कॉलर है वो चाकू नहीं चला सकता, झगड़ा नहीं कर सकता, गाली नहीं दे सकता, उसके लिए फ्रेंडली पुलिस है। और दूसरे लोगों के लिए फ्रेंडली नहीं है पुलिस। हाँ, अगर कोई अच्छा होना चाहता है, एक आदमी बुरा था मगर आज के बाद जेल को जाके आने के बाद उसे अच्छी जिंदगी गुजारना चाहता, डेफिनेट उसको पुलिस जो है एक सपोर्ट करती है कि सिविल मैन बन के जिंदगी गुजारे। पर पुलिस कभी भी इन बदमाशों के साथ फ्रेंडली नहीं रहती है। ये लोग कहते हैं, मीडिया वाले कुछ कह देते हैं, मगर पुलिस के दिल में जो रहता है, ऐसे लोगों को कुचल दिया जाता है जो अपने मासूम अवाम पे जुल्म करते हैं। एक अहम सवाल, कल एक पेपर में एक बहुत बड़ा मसला उठाया गया कि केसीआर आने वाले वक्त में जब इक़्तिदार में आ जाएंगे तो दीनी मदारिस को अभी से नोटिस जारी कर दी गई और आने वाले वक्त 2024 में आजान की पाबंदी भी लगाई जाएगी। तो क्या यह हकीकत है या ऐसी कोई जिम्मेदारी आप ले सकते हैं? साहब, ये मैं आपसे पूछता हूँ अब्दुल्ला साहब, ये इस बात मुमकिन हो सकती क्या? मैं आपसे एक बात बताता हूँ, आज की नहीं बताता हूँ, 20 साल पुरानी बात बताता हूँ जी। जब केसीआर साहब मूवमेंट में काम करते थे, मूवमेंट चलाते थे, हमेशा अपनी तकरीर में एक बात कहा करते थे कि हमारे घर में एक रूम हुआ करता था। उस जमाने में लोग जो है, जो ऑफिसर्स होते थे या उनके केसीआर साहब के फादर के दोस्त है, जब आते तो नमाज का जब टाइम होता तो मेरी माँ खुद कमरे में पोछा मार के साफ करती थी और वहां जानिमाज बिछाती थी और रिहाल और कुरान मेरी माँ खुद रखती थी और वजू का पानी का एहतमाम करती थी। केसीआर साहब के सेकुलर लीडर आप हिंदुस्तान में बता दीजिए, वो बचपन से इस्लाम के बारे में जानते हैं। और ये जो अफवाह है, ये जो दीनी मदारिस के मामले में जो नोटिस की बात आई है, वो एक सर्वे नोटिस है, वो हमारे से नहीं है। चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट, वो सेंट्रल गवर्नमेंट वाले उनसे फिगर्स मांगते रहते हैं। और मैं आपके जरिए बताना चाहता हूँ दीनी मदारिस के जितने जिम्मेदार लोगों को, किसी को घबराने की जरूरत नहीं। ये एक इंसान का जो सर के अंदर बाल होता ना, बाल का थिकनेस कितना रहता नहीं के बराबर, उतना भी डरने की जरूरत नहीं। वो दीनी मदारिस की हिफाजत हम करेंगे। इमाम और मौलाना आजाद को हदिया कौन दे रहे हैं बताइए? केसीआर साहब दे रहे हैं। और उसमें बढ़ाया गया, कल केसीआर साहब ने ऐलान किया हम 10-10 हजार रुपए करेंगे। जो लोग दीन में काम करने वाले लोग हैं, मैं एक बात बताता हूँ अब्दुल्ला साहब, जब मैं जाता हूं तो माइनॉरिटी इशू पे सीएम साहब से बात करता हूं। जब इमाम मोहसिन की बात आई थी, मैं सीएम साहब से जिक्र किया, साहब के इमाम मोहसिन हजरात बहुत परेशान रहते हैं साहब, अपन 14 साल मूवमेंट में, मैं कम से कम 14 साल में 14 मरतबा आज हाउस पे धरना दिया हूं, इमाम और मोहल्ला को कुछ हदिया मुकर्रर किया जाए। मगर कांग्रेस बहरी और गूंगी थी, कभी नहीं सुना। मैं कहता था कि एक बार तेलंगाना बने तो हम पावर में आएंगे, जरूर करेंगे। जब मैं केसीआर साहब से जाके जिक्र किया तो केसीआर साहब ने क्या कहा सुन लीजिए। उन्होंने, महमूद भाई, जिस सरजमीन पे खुदा की इबादत होती है, यकीनन महाज कई मतलब मुश्किल हालात से भी हम नजात हासिल करते हैं। ये केसीआर साहब का नजरिया है। बड़ी बात है कि ये हमारे इमाम और मौलाना हमारे लिए हमेशा दुआ करते रहते हैं। इस सरजमीन पे 5 बार सिजदा टेकते हैं, सर टेकते हैं और दुआ करते हैं कि स्टेट में अमन हो, कायम हो, यहाँ पे तरक्की हो। 100% को हदिया देना चाहिए। आप कल से ही सर्कुलर जारी कर देंगे, 10,000 इमाम मौलाना को 5,000 दे देगा, बाद में 7,000 लोग पेंडिंग तो उन्हें भी है। लेकिन इसकी भी शिकायतें हैं, 6-6 माह उसके तनख्वाह की जा रही है। डेफिनेट 2 चीजें हैं अब्दुल्ला साहब, हमारे पास
प्रिंटिंग प्रेस नहीं है। ओके। निजाम के जमाने में टंकसाल था, यहाँ पे नोट छपते थे, ये सेंट्रल गवर्नमेंट नोट छपते हैं, हमारे पास तो नहीं। जीएसटी जो आता है पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है जी। उसके बाद हमारे पास वापिस आता है 50%। काफी जमाने से हमारी और सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत ज्यादा झगड़ा चल रहा है, आप भी जानते हैं। हम पर वक्त पे पैसे नहीं आ रहे, जिसकी वजह से थोड़ी देरी हो रही है, हम उनकी माजरत भी चाहते हैं। मगर जरूर जब जब मौका आया, लोगों ने मुझे खुशी का भी इजहार किया, साहब अच्छा करे साहब, रमजान की ईद क्यों देते रहे, बकरीद क्यों देते रहे, जब भी मुश्किल के टाइम पे अच्छी रकम मिल जा रही, महीने को महीना दिए तो खर्चा उठाते, कैसा भी तंगी में चलाते, मगर जब ईद आती है तो पैसे आप क्लियर कर देते। किसी का एक पैसा डिले जरूर हो रहा है, मैं किसी को नारा नहीं किया गया, अब तो 10,000 कर दिया गया। मैं एक बात कहता हूँ, आजाद की बात करते हैं, एक बात बोलता हूँ आपको, आप कभी किसी के भवन देखे आप जाके जी, कभी गांधी भवन देखे जी, बराबर, कभी तेलंगाना भवन आया जी, आया, तो आप रमजान का एक महीना तेलंगाना भवन में बाज़ाब्ता लाउड स्पीकर में अदा होती, क्या होती, बराबर सुना, एक महीना इमाम का तकर्रुर किया जाता, मौज़न का तकर्रुर किया जाता, जो भी मुस्लिम लीडरान वहां पर उनकी आते, उनके रोजे का एहतमाम किया जाता है, बाज़ाब्ता जमात के साथ नमाज कहाँ होता है, तेलंगाना भवन में होता है, बराबर, ये बात। अरे परसों हमारे साथ सोहेल साहब हमारी पार्टी ज्वाइन करे, तो कांग्रेस के माइनॉरिटी प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा गांधी भवन में कभी नमाज का एहतमाम किया था तो लोगों के चेहरे उतर जाते। तो आज हमारे पास तो सीएम साहब की तरफ से इफ्तार का एहतमाम किया जाता, इमाम का तकर्रुर किया था, मौज़न का, और बाज़ाब्ता माइक के अंदर आजान दी जाती है तेलंगाना भवन के अंदर। तो मैं मुस्लिम भाइयों को एक बात का तहकीन देना चाहता हूं आपके जरिए, हम कभी भी, हमारी पार्टी हो या हमारे सीएम साहब हो, ऐसा मुसलमान भाई कभी सोच भी नहीं सकते, हमारी गर्दन कट जाएगी, पर हजार रुकने वाली नहीं है। बड़ी बात है। यानी जो नाज़रीन को तजस्सुस अभी ये जहन में डाला गया कि आने वाले वक्त 2024 में आजान पर पाबंदी लगाई जाएगी और इस तरीके से दीनी मदारिस पर बैन लगाया जाएगा नोटिसों के जरिए, लेकिन ये बात वाज़ेह हो गई है कि गर्दन कटेगी मगर आजान लाउड स्पीकर पर कभी नहीं होगी। बड़ी अच्छी बात है तेलंगाना के तमाम मुसलमानों के लिए और आलम इस्लाम के मुसलमानों के लिए बहुत अच्छी बात है। चलो एक और दीनी मदारिस को लेकर जब बात उठी है तो एक अहम सवाल है कि हिंदुस्तान की मायनाज एक अजीम दीनी दरसगाह है जामे निजामिया। जामे निजामिया में किसी साहब ने अपनी तरफ से जो भी एक हदियतन एक ऑडिटोरियम का वहां पर इमारत को तामीर किया है, क्या इस तरीके से मुसलमानों के जब वोट की बात आ रही है तो उलमाए किराम और जो भी अकाबरीन हैं उनका बहुत बड़ा सपोर्ट आपकी पार्टी को मिल रहा है, तो क्या जामे निजामिया की जैसी अजीम दीनी दरसगाह है उसके लिए केसीआर साहब, क्योंकि वहां पर हजारों मुसलमान, लाखों मुसलमान अब तक पढ़ के निकले हैं, तो क्या उसके अंदर कोई डेवलपमेंट या कुछ और तरक्की के काम होंगे? अब्दुल्ला साहब, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ जी, हिंदुस्तान आजाद होकर 75-77 साल हो चुके हैं जी, कोई चीफ मिनिस्टर जामे निजामिया का दौरा किया क्या आप बताइए? नहीं किया। बराबर, हमारे चीफ मिनिस्टर से पहले चीफ मिनिस्टर जो जामे निजामिया का दौरा करे, मैं खुद उनके साथ था जी। जामे निजामिया देखने के बाद सीएम साहब ने कहा आपके पास कोई ऑडिटोरियम नहीं है जी, खलील साहब ने किया, सही नहीं है साहब, अगर बन गया तो बेहतर है। बराबर, सीएम साहब ने उसी को ऐलान किया जितना खर्चा हो बराबर मेरी तरफ से, हुकूमत की तरफ से ऑडिटोरियम बनाया जाएगा जी। अब्दुल्ला साहब 14 करोड़ 60 लाख रुपए खर्चे से ऑडिटोरियम बनाएगा। बड़ी बात है, आप मामूली बात है क्या बताइए? बड़ी बात, यकीनन बहुत बड़ा मदरसा है वो, जो अनवरुल्लाह साहब उसके बानी है, उन्होंने दुनिया की तालीम भी दी, अनवारुल कॉलेज भी उन्होंने कायम किया, जामे निजामिया भी उन्होंने कायम किया, डेफिनेट उसका एहतराम करते हैं। बाज़ाब्ता वहां जो बच्चे पास, आप देखिए वहां मॉडर्न एजुकेशन भी दिया जा रहा है, उन बच्चों को आलिम फाजिल का जो कोर्स है उसको इंटरमीडिएट की डिग्री दी जा रही है, ये देने वाले को ये तो केसीआर साहब है। तो डेफिनेट मैं आपको बताता हूँ, हम उलमाओं का बड़ा एहतराम करते हैं, हम तो मामूली इंसान है, उनके जो पाँव में चप्पल के नीचे जो धूल रहती ना उसके बराबर है हम आज आपके सामने नहीं कर रहे हैं। जब मुझे नरगुंडे में रात का मुकाबला हुआ जी, खारी हजरात आए थे पूरे हिंदुस्तान के जी, मैंने कहा अब वो अहम शख्सियतें हैं जो कुरान को अपने दिल में रखते हैं। बड़ी बात, एक बार का वाकया सुनाता हूँ आपको। एक बार सीएम साहब से किसी ने कहा साहब डेनमार्क में कुरानों को जलाया जा रहा है जी, सीएम साहब ने कहा वो बेवकूफ इंसान है जी, अरे कुरान कब खत्म होगी मालूम, जलाने से खत्म नहीं होगी, जिस दिन क़यामत आएगा उस दिन कुरान खत्म होगी। सीएम साहब के अल्फाज, सीएम साहब के अल्फाज है जी, केसीआर साहब के जो अल्फाज है उन्हें जो दीनी मालूमात है बहुत अच्छे मालूमात है। जब सीएम साहब ने गुस्से से कहा कि कुरान जलाने वाला बेवकूफ है जी, कुरान जलने से जलती है, कुरान तो जब खत्म होगी जब क़यामत आएगी। बेशक सही, कुरान तो दिलों में है बेशक, इसलिए हम भी यही बंदे, किसी को 56 इंच की सीने की जरूरत नहीं है, 6 इंच का जो दिल है ना बराबर वो नरम होना चाहिए, वो केसीआर साहब की तरह होना चाहिए।